हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो जैसे कि मैं आप सबको बतला देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिस सेट पर डे लगाना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है हर पर डे जो है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो है निक्स जो होता है क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा सेशन समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिस सेट लगाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो आपको अपने दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि इस चैनल पर जो है प्रैक्टिस सेट रोज पर डे यानी पर डे सुबह में लगाया जाता है, तो उनको भी पता चलना चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आप लोग को मैं पहले बतला दूं, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो मैं इसका बतलाता हूँ। देखिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं यह है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का जो परीक्षा जो 2019 में हुआ था। और एग्ज़ाम का मैं डेट बतला दूं, तो देखिए 17/1/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, उसका हम लोग पेपर का आज सोल्यूशन देखने वाले हैं। जीएस का पूरा हम लोग देखेंगे, यानी 50 को जीएस का क्वेश्चन पूछता है तो 50 जीएस के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और व्याख्या के साथ पूरा देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग को सेशन पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उसके बाद हम लोग जैसे ही कल के प्रैक्टिस सेट में दूसरा हम लोग पेपर देखेंगे, यानी इसके जस्ट बाद वाले हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो इसे इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पर डे प्रैक्टिस सेट लगाना है, या आप पता करना चाहते हैं कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आरपीएफ, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। तो देख सकते हैं आप लोग को अगर सिलेबस पता नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो कांस्टेबल का जो सिलेबस है आप लोग देख सकते हैं। जो सामान्य बुद्धि तक जो है, यानी रीजनिंग हम कह सकते हैं, रीजनिंग 35 को क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ से जीएस का जो क्वेश्चन आता है 50 को क्वेश्चन आता है। और जो अंक गणित यानी मैथ का जो क्वेश्चन आता है वो 35 क्वेश्चन आता है। तो देखिए मैथ में जो पढ़ना है आप लोग को अंक गणित पढ़ना है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अंक गणित और एडवांस दोनों पढ़ जाते हैं। तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पर केवल अंक गणित आप लोग को पढ़ना है, जो 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 120 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो इसका टाइम देगा वो 90 मिनट का टाइम देगा 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये बात आप लोग को पहले से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आज क्लियर चल गया होगा। देखिए जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 2019 में जो परीक्षा लिया गया था, तो इसका हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती का नाम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि माँ सरस्वती हम पर विद्यमान रहेगी तो हम लोग कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर ही प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है सब समझ में आता रहेगा। चलिए एक बार माँ सरस्वती का नाम जरूर ले लीजिएगा अपने मन में। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा इसको। तो चलिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आप लोग को अब दिखाई दे रहा होगा। तो अब पढ़िए, आप लोग आपसे क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। तो देखिए मैं पढ़ के आप लोग को बता दे रहा हूँ। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। तो आप लोग को बतलाना है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है कि इसका जो क्षेत्र है सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाइएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग व्याख्या अभी देख लेते हैं। कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। और तथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्रम वाइज में घटते हुए क्रम वाइज में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग क्रम में भी याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला व्याख्या में पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कर है जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम आप लोग देख सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर घटते क्रम दिया है। सबसे बड़ा जो है एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है,
उसके बाद यूरोप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी निचला स्थान पर था और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भी निचला स्थान पर है। और जो एशिया था ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 1 नंबर पर है और यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भी आप लोग 1 नंबर पर याद रखिएगा। तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहे हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो आप लोग को बतलाना है भाषण और जो है भाषण एवं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मिला है ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का व्याख्या में देखिए क्या कर रहा है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आता है ये किस अनुच्छेद में आता है। तो आप लोग अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में ये बात कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 जो है आप लोग को याद रखना है। 14 से 18 तक को हम लोग क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 14 से 18 तक आर्टिकल को हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार जो। और उसके बाद देखिएगा आर्टिकल जो है 25 से 28 तक के आर्टिकल को हम लोग कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल देखिएगा 32 तो कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब बात को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये सब जो आप लोग को पॉइंट देख रहे हैं ये सब वैसा पॉइंट है कि जो एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़िएगा, इसका व्याख्या कर रहा है नगर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर जो है अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में कौन से स्थित है, तो खजुराहो मंदिर आप लोग इसे याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में की गई थी। तो ये बात भी याद रखना है। यह मंदिर जो है भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूने में से एक है। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका व्याख्या है, व्याख्या को आप लोग को एकदम पढ़ते चलना है। व्याख्या आप लोग मिस नहीं कर स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि व्याख्या में जो क्वेश्चन बताया गया है वो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा उसको, यानी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है। तो आप लोग को बतलाना है यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा संपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा, संपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संपार्श्विक या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। तो इसका उदाहरण आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कर देंगे, विषमांगी मिश्रण। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, पानी में तेल का मिश्रण आप लोग कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण, और याद रखिएगा इसका उदाहरण। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन को मैं आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके लाता हूँ। तो आगे क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कर रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कर रहा है भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो आप लोग को बताना है भारत का जो अधिकांश भाग है ये किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी जो भारत का अधिकांश भाग है ये जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कर रहा है भारत का अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा एक तो ये पॉइंट कि जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं।
अगला पॉइंट है, यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। तो ये आप लोग को भी याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये लगभग 43% जो है भाग पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो कछारी या जलोढ़ मिट्टी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। यह मिट्टी जो है, यह मिट्टी सतलज, गंगा, जमुना, घघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जाती है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन विकल्प जो है ये कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AKFI, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो AKFI इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा, आप लोग फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग बताइएगा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1973 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है जयपुर में स्थित है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। यद्यपि फीफा का संबंध जो है फुटबॉल और BCCI का संबंध जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सब पॉइंट आप लोग को पहले से भी पता होगा, मैं मानकर चलता हूँ। अगर पता नहीं है तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो आप सभी को लोग को पता होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन कोई टाइप करके नहीं लाया गया है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा आयोग के द्वारा। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक A.O. हुम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। तो ये बात भी याद रखिएगा। और बैमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 12 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया। तो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को पूरा आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है अपने आप में एक से एक बेहतरीन पॉइंट है। तो आप लोग इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कर है निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन एक जो है आणविक अखंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है ये एक आणविक अखंड है। तो इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कर है आर्गन एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक जो है AR और परमाणु संख्या जो है 18 है। तो ये सब बात जो है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, यदि यह निष्क्रिय गैस है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। जो आणविक रूप से अखंड है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन जो है इसके प्रतिशत मात्रा तीसरी स्थान पर पाई जाती है। तो ये बात भी याद रखिएगा। और कितना पाया जाता है वायुमंडल में आर्गन? तो 0.93% आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा 10 डिग्री चैनल जो है, यानी 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो हो जाएगा जल संधि जो है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, जो छोटा अंडमान है ये कार निकोबार से अलग करता है। कौन डिग्री? तो 10 डिग्री चैनल। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कर रहा है 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। जो 8 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू द्वारा अलग किया जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो व्याख्या किया गया है, ये व्याख्या का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, एकदम फेमस क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग, उसके बाद आंसर इसका बताइएगा। कह रहा है क्षय रोग या TB रोग के नाम से जिसे जाना जाता है ड्रग्स के कारण होता है। तो आप लोग को बतलाना है जो क्षय रोग होता है किसके कारण होता है, यानी TB जो होता है ये किसके वजह से होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है। तो ये हो जाएगा बैक्टीरियल के कारण होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D बतलाइएगा।
तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कर रहा है, क्षय रोग या टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। ध्यातवह यह है कि विश्व क्षय दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा। अगला पॉइंट कर रहा है, संघर्ष के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश कहलाती है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सी गति कहलाती है। तो संघर्ष कहलाती है। संघर्ष कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कर रहा है, संघर्ष के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को हम लोग घर्षण कहते हैं। और घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोधी करता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। घर्षण के दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कहाँ पर? तो फिजिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू झील जो है किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा गोदावरी एवं कृष्णा के जो बीच वाले भाग है उस भाग में ये पाया जाता है, जहाँ त्रिभुज का आकार बनाता है उसी बीच में ये पाया जाता है कोलेरू झील। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कोलेरू झील जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी के एक झील है। ये बात याद रखिएगा। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। और यह झील जो है चिल्का झील व पुलिकट झील की तरह लैगून झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, इसके बाद पढ़िएगा। कह रहा है, तथा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि वो कितने सदस्य हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को जिसे भारतीय या आंग्ल इंडियन कहते हैं समुदाय के नियुक्ति करते हैं। परंतु 104वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा बतलाया गया कि लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। ये जो अब जो होता है ये 2 सीटों पर मनोनीत नहीं होता है, इसको 2019 में समाप्त कर दिया गया है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो 2 जो एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो कब समाप्त किया गया था? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2030 तक आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 दिन के भीतर जो है काम के बारे में सूचित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। कर है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 की धारा 68(a) के एवं संविधान का अनुच्छेद जो है 101 के 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना चाहिए। अंततः विकल्प सही बी उत्तर होगा।
यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके 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 लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग को कर्तव्य होता है कि एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। तो आप लोग जरूर कीजिएगा शेयर और लाइक। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग को बताना है कोशिका में जो नाभिक है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। व्याख्या में आप लोग देखिए कर है कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 ईस्वी में कोशिका और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एवं एंथोनी वान लीमेनहॉक ने प्रोटिस्ट एवं बैक्टीरिया की खोज की थी। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा कि किसने किसका खोज किया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो आप लोग को बतलाना है अशोक का जो स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं सारनाथ बनारस में ये स्थित है। तो सारनाथ बनारस आप लोग याद रखिएगा। अशोक स्तंभ वाराणसी के सारनाथ में स्थित है और अशोक स्तंभ का निर्माण जो करवाया गया था ये सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। और अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। यह चक्र जो है ये धर्म चक्र का प्रतीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग पढ़िएगा। कर है निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेयान। रेयान जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को इसका व्याख्या देख लेते हैं। कर है रेयान जो है पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है और क्योंकि इसका उत्पादन जो होता है प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है और कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। रेयान लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। इसमें मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा रजक पदक जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए कर रहा है रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने रजत पदक जीता है। तो ये बात याद रखिएगा। दीपा मलिक 60 फुट जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसिंग से जुड़ी एक दिव्यांग खिलाड़ी है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और कह रहा है यह सोनीपत हरियाणा से संबंधित है। तो इनका लोकेशन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कर रहे दक्षिण भारत मंदिरों में के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता था? तो आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस कोनो ना कोनो सेट में हम लोग जो पहले के प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग का रिवीजन हो जाएगा जो पुराने स्टूडेंट है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा गोमपुर कहा जाता था। तो गोमपुर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी जो दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार था उसे हम लोग गोमपुर के नाम से जानते थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, गोपुर के नाम से गोपुर। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में देखिएगा कह रहे दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। गोमपुरम या गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है। यह प्रायः शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा।
हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग पढ़िएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग पढ़िए क्या कर रहा है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझा जाता है। तो आप लोग बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। मैं इसका ऑप्शन ला देता हूँ आप लोग के सामने। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सतत विकास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। कर संधारणीय विकास या सतत विकास पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक अस्थायी विकास है, जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों को आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसका अर्थ पर्यावरण सुरक्षा के साथ विकास को बढ़ावा देना है। तो ये सब सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा आप लोग। कह रहे हैं सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। तो सापेक्ष घनत्व इकाई आप लोग को बतलाना है क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी सापेक्ष घनत्व की इकाई आप लोग को देखिएगा तो इसमें से कोई नहीं, सब गलत लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देख लीजिएगा यहाँ पर व्याख्या में देखिएगा। कर रहा है किसी वस्तु या अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व के उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। अंततः प्राय दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है। तो ये बात आप लोग सभी बात याद रखिएगा। और घनत्व का SI मात्रा का आप लोग जरूर याद रखिएगा, kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। तो आप लोग बतलाइएगा अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो आप सभी को पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था अलाई दरवाजा का निर्माण। तो अगला क्वेश्चन इसका पॉइंट देखिएगा, व्याख्या में देख लीजिएगा। कर है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। इससे खिलजी ने लगभग 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और खिलजी वंश का शासनकाल जो था आप लोग याद रखिएगा 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ़ का गलनांक आप लोग को बतलाना है, यानी बर्फ़ का गलनांक होता है कितने डिग्री पर होता है। तो आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 273.15 के केल्विन पर आप लोग याद रखिएगा। जो बर्फ़ का गलनांक पॉइंट होता है आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो देख लेते हैं इसका व्याख्या कर रहा है। बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.15 के केल्विन होता है। गलनांक वह तापमान है जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है, उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वही केल्विन में यह 273 केल्विन हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा केल्विन तापमान की SI इकाई है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। केल्विन जो है तापमान का SI मात्रक है, यानी SI इकाई है। तो ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन जो है दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो आप लोग बताइएगा एंजल फॉल्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे हैं एंजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह वेनेजुएला या दक्षिण अमेरिका में ओरिनोको की सहायक नदी जो है कैराओ नदी के सहायक नदी जो है चुरून नदी पर स्थित है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई जो लगभग है 979 मीटर ऊंचाई है और गहराई जो है 807 मीटर गहराई है। और कुंचिकल झरना जो है भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। तो ये बात याद रखिएगा। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन? तो कुंचिकल झरना। तो ये बात आप लोग सभी बातों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर रहा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस कर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग बताइएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं इसका। कर सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, और यह है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। तो ये बात भी याद रखिएगा। और यह मूलतः मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग ज़्यादा जो है वीडियो लंबा ना बन जाए, इसके वजह से हम लोग इस सेशन को हम लोग 50 से जो 25 क्वेश्चन है इसी पर हम लोग एंड करते हैं। और जो है 25 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन है हम लोग जो है दूसरे सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए हैं 1 से 25 तक सभी का डाउट जो है क्लियर होता चला गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जो नया स्टूडेंट है मैं फिर से एक बार उन लोगों को बतलाता हूँ कि हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर दिया है आरपीएफ का जो है प्रैक्टिस सेट, जो एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए है। और ये प्रैक्टिस सेट तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। पहले भी प्रैक्टिस सेट चलाए थे, जो 25-30 प्रैक्टिस सेट है एक सेशन में। आप लोग अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो सेशन है ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है, ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, तो आज से स्टार्ट किया गया है। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे सेकेंड प्रैक्टिस सेट रहेगा, और तब तक देखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैं जानकारी दिया हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।